नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। लीजिए, आज एक और मुसीबत बैठे बिठाए आ गई। अपने मोदी जी अब तो खैर इसका जवाब क्या ही देंगे, लेकिन बहरहाल मुसीबत तो मुसीबत है ही। वो अलग बात है कि बिल्कुल सच बात है, जैसे बाकी बातें सच निकली ये भी सच ही होगा। हिंडनबर्ग कंपनी जो अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, उसने बहुत पहले करीब साल भर हुए रिपोर्ट की थी कि जो अपने अडानी साहब हैं वो सिंगापुर और क्या नाम है मॉरिशस में जो ऑफशोर कंपनियां, मतलब जो पैसे को बेनामी ट्रांजैक्शंस का लेन देन करती हैं, वहाँ की कंपनियों से बेनामी ट्रांजैक्शन कर करके और अपनी कंपनी की वर्थ बढ़ाई है शेयर बाज़ार में, वो करके क्या नाम है उथल पुथल मचा करके। ये करीब अंदाज़न साल भर पहले हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलासा किया था। उसका काफ़ी शोर मचा था और ये हुआ था कि अडानी साहब ने कहा था कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो स्वाभाविक सी बात है, कहना ही था। और करीब साल भर हुआ, उसके वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने कहा कि भाई ये कंपनी जो है इस चीज़ की जांच करना बड़ा ही दिशाहीन होगा और ये संभव नहीं है। एक लिमिट तक आकर के चीज़ों को सुलझाना संभव नहीं। ये जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तभी से लोगों के दिमाग में था कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी जांच नहीं की जा सकती, वो भी जो सेबी जैसी संस्था है। अब उसी हिंडनबर्ग कंपनी ने फिर खुलासा किया, कल रात में ही किया, आज काफ़ी जगह वो आया भी है। उसी हिंडनबर्ग कंपनी ने फिर खुलासा किया कि एक्चुअली जो सेबी जिसको क्या नाम है इस तरीके के लेन देन पर निगाह रखनी चाहिए कि किस तरीके से जो शेयर बाज़ार में जो पैसा आता है वो बेनामी पैसा तो नहीं है। जिस तरीके का बेनामी ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो अडानी है, गौतम अडानी, उनके भाई विनोद अडानी जो हैं, वो मॉरिशस में की और सिंगापुर की तमाम बड़ी कंपनियों में पैसा वहाँ के जो बेनामी पैसा आता है उस पैसे के माध्यम से अडानी समूह का पैसा का कारोबार बढ़ा रहे हैं, उसकी नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। और उसी का नतीजा था कि जिस समय कोरोना फैला हुआ था उस समय भी अडानी की ही एकमात्र कंपनी ऐसी थी जिसकी वर्थ बढ़ रही थी, बाकी सबकी घट रही थी। लोग यही सब आश्चर्य कर ही रहे थे, तब तक पता चला आज कल फिर शाम को रात में, मतलब हिंडनबर्ग कंपनी ने एक नया रहस्य उद्घाटन किया कि एक्चुअली जो अडानी की जो कंपनियां जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से जिनका पैसा बढ़ाया जा रहा है, जिनका शेयर वैल्यू बढ़ाई जा रही है, उन कंपनियों में, उन बेनामी कंपनियों में जो है करीब $10 मिलियन जो है वो सेबी की जो चेयरपर्सन इस समय माधवी आर्बुच और उनके जो पति हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है, करीब $10 मिलियन। ऐसी बात सामने आई और इसीलिए जो माधवी आर्बुच है जो सेबी की चेयरपर्सन है वो भी उस मामले में जांच करने से कतरा रही हैं। अब ये बात यहाँ तक तो सामने आ गई। उसमें भी जो स्वाभाविक सी बात है कि माधवी आर्बुच ने और जो धवल बुच है उन्होंने ये कहा कि भाई हम काम किसी भी तरीके की जांच कराने को तैयार है, आप जिसको जांच करनी हो आवे। और अब सवाल ये पैदा है कि एक ऐसे सिस्टम में जिसमें कि अडानी से लेकर के और जो सेबी की चेयरपर्सन है जिनको उसकी जांच करनी है, उनका सबका एक तरीके से पूरा का पूरा कॉकस नेक्सस ठीक के सामने आ रहा है, वो जो है अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये आज जो रिपोर्ट आई द हिंडनबर्ग की, उसे पुष्ट हो गया कि किस तरीके से ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से बेनामी ट्रांजैक्शंस को जो है शेयर मार्केट में लगा करके कंपनी की वर्थ बढ़ रही है, जो अडानी की कंपनियां हैं। और उसकी जांच के लिए जो संस्था बनी हुई है सेबी, उस सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका और उनके पति का खुद का भी $10 मिलियन जो है इसी ऑफशोर कंपनियों में जो है लगा हुआ है। जाहिर सी बात है वो क्यों बोलेंगी। ये बात कुल मिला के सामने आ गई। अब आप लोग अगर याद करें तो आप लोगों को याद होगा उस ज़माने में राहुल गांधी ये बात बार बार कहा करते थे कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके है, ये बात हमको बताई जाए। वो मेरा ख्याल है उनका इशारा इसी तरीके से ये जो सेबी की चेयरपर्सन है इनकी तरफ था। और उस समय ये जब ये सेबी की सदस्य थी करीब 7 साल तक, तो उस समय सब उनके शेयर लगे थे और बाद में जब वो चेयरपर्सन बनी सेबी की तो उन्होंने वो सारे शेयर अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। ये बात अभी तक जैसा हिंडनबर्ग कंपनी कह रही है उसके माध्यम से बात सामने आई है। अब आइए इस पर थोड़ी चर्चा और कर लीजिए आगे की बात। आप लोगों को याद होगा जिस समय ये बात उठाई राहुल गांधी ने, उस समय मतलब ये कि इतना बड़ा खुलासा था कि
उसके तत्काल बाद जो थी भारत सरकार जो थी, जो तब भी मोदी जी की सरकार थी, भारत सरकार एकदम से राहुल गांधी के ऊपर आक्रामक हो गई और उनको जेल भिजवाने से लेकर के और उनकी सदस्यता ख़त्म करने से लेकर के वो सारी चीज़ें जो हैं वो करने की शुरुआत कर दी गई कि किसी तरीके से राहुल गांधी चुप हो जाए। और इतना इतना मतलब भीषण आक्रमण हुआ कि उसकी कोई हद नहीं थी। बहरहाल वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उस समय चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस थे, तो खैर उस मुसीबत से अपने राहुल गांधी निजात पाए। तब भी उनको जेल जाने तक की नौबत तो डाही दी गई थी। अब इसमें एक चीज़ और, यहीं पर एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, बात चलिए इसलिए फिर कह रहा हूँ कि ये मोदी की सरकार जो आई है, ये सरकार ही इस तरीके के अडानी अंबानी तरीके लोगों को बचाने के लिए आई है। जो मैंने जैसा फिर कहा, मैं इसको एकदम सामान्य शब्दों में कह रहा हूँ। ऐसे इंडस्ट्रीज दो तरीके के होते हैं। एक तो उद्यमी जो उद्यम करके सारे देशों में अपना बाहर भी और देश में भी व्यापार करके पैसा कमाते हैं, और एक ऐसे उद्यमी होते हैं जैसे अडानी अंबानी तरीके की, वो देश को लूट करके पैसा कमाते हैं। इसके लिए बड़ी सीधी सी बात होती है कि ये लूट लगातार जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार भी उन्हीं की हो। इस काम में पहली बार अडानी अंबानी और गुजरात लॉबी को सफलता हासिल हुई जब मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी ज़रूरी था वो अडानी अंबानी एंड कंपनी ने और उनके जैसे गुजरात की पूरी गुजरात लॉबी ने किया। और और साथ ही साथ उनको लगातार सहायता पहुंचती रही, ये भी इस बात को सुनिश्चित किया। लगातार क्या नाम है, जो विपक्ष था उसके ऊपर छापे उपे पड़ते रहे, सारी बातें, लोगों को जेल भेजा जाता रहा, पार्टियां तोड़ी फोड़ी जाती रही। उसके पीछे पर्पस केवल ये था कि लोगों का ध्यान जो है उस लूट की तरफ न जाए, जो लूट चल रही, इस लूट की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसकी छुपाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की गई। और उसके अलावा बाकी जो है वो हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा था लगातार। उस हिंदू मुसलमान को चलाने में जो आपके अंबानी के चैनल है वो भी लगातार अपनी मदद की सहायता कर रहे थे, ताकि ये सब करते ये सब चीज़ काम होता रहे। इस एक चीज़ और की गई, उस पर भी लोगों का ध्यान, ऐसी बात नहीं गया ही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे भारतीय जनसंख्या में एक तरीके से उसमें ये 3 सेक्शन हुए, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सरकार बनी रहे इसके लिए आपको एक निश्चित 35-40% वोट चाहिए होते हैं। इसकी एक बात माननी तो पड़ेगी कि बहुत ही बेहतर व्यवस्था अपने नरेंद्र मोदी ने की। अपर क्लास अपने में मगन था, मिडिल क्लास जो था राम जन्मभूमि आंदोलन में मगन था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है। और लोअर क्लास को जो है वो तमाम तरीके की स्कीमें बना करके, किसान सम्मान निधि और क्या नाम है आपका 5 किलो अनाज और मकान बना करके, और और उसके बारे में बहुत बड़ी संख्या में झूठ बोल करके कि मुफ्त सिलेंडर, ये सब सारी बातें जो है ये करके उन मिडिल क्लास को, एक बात जो लोअर क्लास आता है, ये सुनिश्चित किया गया कि लोअर क्लास का वोट हमको मिल जाए, 20% भी मिल जाएगा तो 20% वो, और मिडिल क्लास थोड़ा बहुत अपर क्लास भी वोट दे देगा। ये चीज़ जो थी ये पूरी तरीके से 10 साल चली, और चूँकि बहुमत की सरकार थी इस वजह से ये चीज़ 10 साल लगातार चलती भी रही। ये जो लूट खसोट जारी थी ये चलती रही। मज़े की बात यह है कि नेता, व्यापारी और क्या नाम है अफसरों का इतना मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही मतलब बढ़िया टाइप का जो गठजोड़ है, जिसमें एकदम अपर क्लास के लोग शामिल थे, चाहे वो आपके अडानी अंबानी हो, चाहे वो आपके क्या नाम है डोवाल और नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो आपकी ये जैसे अभी नाम आ गया सेवी चेयरपर्सन का, ये सारे के सारे लोग जो थे उसमें शामिल थे और व्यवस्था चल रही थी। जो लोग इस व्यवस्था के खिलाफ थे उनके लिए ईडी थी या सीबीआई थी, ये सब सारे जेल थी, पार्टियां तोड़ी जा रही थी, ये सब हो रहा था। बावजूद जो ये व्यवस्था बनाई गई कि लोअर क्लास जो था, जो जिसके लिए सस्ते मकान और क्या नाम है 5 किलो गेहूँ और इस सब की बातें, और दिया कम जा रहा था, हल्ला ज़्यादा बचाया जा रहा था। बाद के दिनों में जो रिपोर्ट्स आई उसमें भी पता चला कि इसमें जितना दिया नहीं गया उससे ज़्यादा हल्ला बचाया गया। इसके चलते कुल मिला के इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे कि 10 साल ये लूट लगातार चली। लेकिन हर चीज़ का अंत होता है। अब इसमें एक चीज़ और हुई जिसको शायद ये जिन लोगों ने पूरी क्या नाम है शातिराना योजना बनाई थी, शायद उसको उनका अंदाज़ा ना रहा होगा कि इतनी भयानक लूट का जो सिस्टम बनाया गया, उस लूट में ये भी हुआ कि जो नौकरियां देने के, भाई जाहिर सी बात है, एक तरफ तो अडानी अंबानी सरीखे लोग थे जो देश को ही लूट रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोअर क्लास था जो कुछ बना तो सकता नहीं था, बनाने वाला मिडिल क्लास था, उसके लिए नौकरियां थी नहीं, सरकार नौकरियां
सरकार नौकरियां देने के मूड में नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा कि मूड में नहीं थी, क्योंकि सरकार का मानना ये था कि जब ये जो हम जिन क्या नाम है जिन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं आगे, भाई थोड़ी बहुत नौकरियां दे देंगे लोगों को। उसके चलते एक बहुत बड़ी संख्या में मिडिल क्लास जो था वो रोज़गार विहीन बुरी तरीके से हो गया। और ये जो पूरी एक अव्यवस्था फैली इस लूट को चला, इस लूट के बाज़ार को गर्म करने में, उसके चलते जो पूरा सिस्टम था वो चरमरा के ढह गया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो तीसरी सरकार नरेंद्र मोदी की बनी उसमें उनकी जो है वो पूरी क्या नाम है जो क्या मतलब पूरी जो व्यवस्था थी वो चरमरा करके ढह गई, और सरकार जो थी वो 303 से 240 पे आकर के रुक गई। एक काम और हुआ, वो उसकी जो शुरुआती योजना थी उसमें ये योजना ऐसे बैठ जाएगी इसका अंदाज़ा भी नहीं किसी ने किया था कि राहुल गांधी जो है उनको तो पूरी तरीके से पप्पू बना ही चुके थे ये लोग। हालांकि फैक्ट ये भी है कि जितनी भी मुसीबतें आई, चाहे नोटबंदी से लेकर के किसान आंदोलन तक, सब में राहुल गांधी ने पहले बता दिया कि आप ये करने जा रहे हैं, इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। लेकिन चूंकि उस समय माहौल ऐसा बना रखा था इन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहने का, कि लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर आखिर वही राहुल गांधी जब भारत यात्रा पे निकले और उनकी पूरी छवि बदल गई, तो उस बदली हुई छवि ने अपना काम किया 303 सीटों को 240 सीटों तक पहुंचाने में। ये जो एक भारतीय राजनीति में राहुल गांधी का ये जो नया रूप उभर के आएगा, ये भी साजिश रचने वालों को अंदाज़ा नहीं था, उसको सोचा भी नहीं था उन्होंने। जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे पूरी सत्ता और पूरी ये बनिया पार्टी पड़ी हुई थी, उसमें भी लोगों ये नहीं सोचा था लोगों ने कि राहुल गांधी का ये रूप सामने आएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि कुल मिलाकर के साजिशें जो थी लगातार चलती रहीं। और अब उस साजिश में जो आखिरी ये मान के चलिए, इसको आखिरी नहीं कहेंगे, अभी और भी ऐसी तमाम बातें आएंगी, ये बता दिएगा कि पूरा सिस्टम किस हद तक बेईमानी करने के लिए काबिल नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था कि इधर एक आदमी शेयर मार्केट में क्या नाम है 420 करके अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, और उधर उसको जो जांचने वाला व्यक्ति है वो भी जो है उसी बेईमानी में शामिल है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद जांच कहाँ से हो सकती है। इतनी सी कुल बात है ये मिला करके। अब देखिए मुझे लगता है अभी और धीरे धीरे अभी ऐसी बातें और भी सामने आएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 10 साल का जो वक्फा रहा है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये वक्फा जो है तकनीकी लूटपाट के लिए जाना जाएगा। मतलब एक तो होती है कि रफ किस्म की लूटपाट की पता चल जाता है कि लूट चल रही है, लेकिन ये जो तकनीकी लूटपाट हुई है, जो जिसके परतें एक के बाद एक खुल के सामने आ रही हैं, ये मान के चलिए कि इतना लूटपाट का इतना ज़बरदस्त ताना बाना और इतनी ज़बरदस्त साजिश ये मोदी काल में ही संभव थी, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि इस काम को करने में जैसी कीमियागिरी और दिखाई गई है, वैसी कीमियागिरी आमतौर पे जो बड़े व्यापारी हैं वही करते हैं शेयर बाज़ार वगैरह के माध्यम से। आप लोगों को बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलिए। और अब और भी ऐसे ही इसी किस्म की और भी तकनीकी 420 के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। अभी और भी चीज़ें सामने आएंगी, देखते रहिए। और अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।